गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने जो जूट जो चैप्टर था वो कवर किया था। इस लेक्चर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। लेखक का नाम है ओम थानवी और चैप्टर नेम है अतीत में दबे पाम। अतीत मीन्स होता है पास्ट। पास्ट मीन्स जो बीत चुका, बीते हुए जो पास्ट है, भूतकाल है, उसकी कहानी इसमें अपन पास्ट में भूतकाल में जो उनके साथ हुआ था उसकी कहानी अपन इसमें पढ़ेंगे। लेखक नेम है ओम थानवी। ओके, गॉट इट एवरीवन? नाउ स्टार्ट। अभी अभी मोहनजो दड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो शहर हैं वो भारत ही नहीं दुनिया के सबसे पुराने शहर माने जाते हैं, क्योंकि खुदाई में जब जो निकला था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में यहाँ पर ऐसा हुआ था, पहले ऐसा होता था, ये सब बताया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परिवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर के बहुत ही फेमस शहर माने जाते हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्रकाल जो युग था उसमें मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे बड़ा शहर माना जाता है। खुदाई के दौरान और भी बहुत सारे शहर मिले हैं। यह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई थी। व्यापक मतलब बहुत बड़ी विस्तार रूप से खुदाई जो की थी यहीं पर संभव हुई थी। बड़ी तादाद में इमारतें, बहुत बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे। चाक जो होता है, जो मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं उसे चाक कहते हैं। उस पर जो बर्तन जो बने थे उन पर जो चित्रित किए गए थे, जो कलाकारी की गई थी वो यहीं पे मिली थी। मुहरें, साजो सामान के खिलौने आदि यहीं मिले थे। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास के भेड़ चढ़ गए। उधर इससे ज़्यादा जो साक्ष्य थे, इतने ज़्यादा जो सबूत थे, जो एविडेंस थे, वो रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेड़ चढ़ गई। क्योंकि वहाँ पर रेलवे लाइन बिछ गई। रेलवे लाइन जहाँ पर बिछ जाती है वहाँ पर खुदाई नहीं की जा सकती, और खुदाई नहीं करने के कारण वो सबूत या वो जो प्रमाण थे वो नहीं मिल पाए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अपने दौर में, जिस टाइम पर मोहनजोदड़ो शहर था वो घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, सेंटर रहा होगा। क्योंकि मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है, मोहनजोदड़ो घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता जो है वो मोहनजोदड़ो शहर को सेंटर मानते हैं, केंद्र मानते हैं। जैसे अपन की कोई भी शहर होता है, कोई भी स्टेट होता है, या कोई भी जो कंट्री होती है उसकी कोई ना कोई कैपिटल होती है। उसी तरह उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का कैपिटल रहा होगा कौन? मोहनजोदड़ो, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था? 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ होगा। 200 हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर में कितने होते हैं? 3 बीघा होते हैं। एक हेक्टेयर में 3 बीघा। 200 से मतलब 600 बीघा क्षेत्र में यह फैला हुआ होगा। आबादी कोई 50,000 थी माना जाए, सपोज किया है, अनुमान लगाया कि आबादी भी कोई 50,000 होगी। जाहिर है 5,000 साल पहले आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता है। अगर आप देखते हैं कि 600 बीघा में कोई शहर है और उसकी आबादी जो है 50,000 है, तो वो किस में आता है? सबसे बड़े शहरों में आ जाता है। किस में आ जाता है? सबसे बड़े शहरों में। और अभी जो आता है, लेकिन आज से 5,000 साल पहले की बात है जब सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो शहर था। तो आज के जो फेमस जो शहर हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, दिल्ली है, जयपुर है, उनको भी ये उनसे भी आगे होगा उस टाइम। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। लेकिन मोहनजोदड़ो जो था वो छोटे छोटे टीले बने हुए थे, वहाँ पर इनके लोगों के घर बने हुए थे। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे। ये जो टीले थे, कई टीले तो होते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है कुदरत की देन, ऑटोमेटिक जो बन जाते हैं और उनके ऊपर जो आबादी बस जाती है वो प्राकृतिक कहलाते हैं। लेकिन ये कृत्रिम थे, लोगों के द्वारा
बनाए गए थे। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। कच्ची ईंटें, पक्की ईंटों की तरह से धरती की जो सतह थी उसको ऊपर उठाया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए और उससे बचा जा सके। ताकि लिए सिंधु नदी जो थी, वो जो बहाव क्षेत्र था वो बह जाए और उनके घर जो हैं वो पानी से आराम से बच सकें। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हो। आदिम मतलब बहुत ही पुराना शहर की गलियों में आज भी आप घूम फिर सकते हो। यहाँ की सभ्यता संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों में शोभा बढ़ा रहा है। अब जो यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ के जो सामान है वो उठाकर संग्रहालय में रख लिए गए हैं। संग्रहालय का मतलब अजायब घरों में रख दिए कि लोग उनको आएँ और देखें और उनको अजूबा समझें। देखिए ये जो है मोहनजोदड़ो की एक गली है, सिर्फ एक स्ट्रीट है कि मोहनजोदड़ो की एक गली बनी हुई थी। देखो दोनों तरफ ईंटें हैं, ईंटों की दीवारें हैं और बीच में एक गली बनी हुई है। अब भी वही है, आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हो। अभी भी ऐसा ही है कि आप इनकी दीवारें हैं उन पर आप अगर थक गए हो तो अपनी पीठ टिकाकर आराम कर सकते हो। वह एक खंडर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हो। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हो। शहर में किसी भी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हो। ये अतीत बता रहा है पुराने टाइम में, कि अगर आप मोहनजोदड़ो के टाइम में जाओगे मोहनजोदड़ो शहर में और सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ के जो भवन हैं, इमारतें हैं, वहाँ पर आप अपनी पुरानी जो बैलगाड़ियों की जो रुंझुन है वो आप अगर अपने मन में सोचोगे तो आप सुन सकते हो, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। लेकिन उनको आपने अभी पुरातत्व जो विभाग है उसकी तस्वीरों को आपने सिर्फ मिट्टी के रंग में देखा है, क्योंकि उन्होंने बनाया है कि मोहनजोदड़ो शहर में पहले ऐसा हुआ था। सच यह है कि किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। लेकिन अगर आप मोहनजोदड़ो की खुदाई की कि कोई भी आंगन मिला, उसमें कोई सीढ़ियाँ मिली, वो सीढ़ियाँ कुछ 2, 4, 5, 10 सीढ़ियाँ मिली, लेकिन वो सीढ़ियाँ आप चढ़ोगे तो वो छत पर नहीं जाएंगी, क्योंकि वो खुदाई में दब चुकी हैं। वो खुदाई से पहले धरती में दब चुकी हैं। जब अब मलबा निकला है तो अनुमान लगाया। लेकिन आप अगर अपनी काल्पनिक दुनिया में जाओगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा कि आप यहाँ पर पहले ऐसा हुआ था। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो सबसे बड़ा जो चबूतरा था उस पर बौद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और वहाँ पर स्तूप है। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। लेकिन मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो एक जो पहले धरती के अंदर दब चुकी है, वो एक जीर्ण शीर्ण मतलब टूटा फूटा जो होता है उस टीले पर बना है। कोई 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले, 26 सदी मतलब एक सदी में 100 साल होते हैं, 2600 साल पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरों पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। चबूतरों पर भिक्षुओं के कमरे में जो बौद्ध भिक्षु जो होते थे, उनके जो बौद्ध मठ होते थे, उनके पास उनके रहने का निवास जो होता था उनको बौद्ध भिक्षुओं के कमरे कहा जाता है। 1922 में जब राखल दास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। कौन से स्तूप की? बौद्ध स्तूप। तो वो इसकी खोजबीन जब करना चाहते थे तो इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू कर दी उन्होंने। किसकी? बौद्ध स्तूप थे उसके। उन्हें इल्हाम हुआ कि इल्हाम का मतलब उन्हें महसूस हुआ, उन्हें अनुभूति हुई कि यहाँ पर कहाँ पर बौद्ध स्तूप के जो आसपास थे वहाँ पर ईसा पूर्व के निशान हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले के भी निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, उनके निर्देश पर वहाँ पर खुदाई का ज़्यादा व्यापक अभियान शुरू हो गया। धीमे धीमे ये खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई।
धीमे धीमे ये खोज जो थी, देहरी का मतलब होता है दरवाज़ा, देहरी का मतलब होता है दरवाज़ा। इस खोज को भारत के मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने खोज किया कि मिस्र, मेसोपोटामिया जो अभी इराक में है, उनकी जो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनको सामने लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार माना। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वो भारत में मानी है। ये वैज्ञानिकों ने इसको दावेदार माना कि सबसे पुरानी सभ्यता भारत में थी। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले स्तूप पर पहुंचे। अब लेखक जो है वो अपनी, तो जो बौद्ध स्तूप था उसके पास हम जब गए तो वहाँ पर हमने देखा, कौन लेखक बता रहे हैं कि वहाँ का जो इतिहास था उसके बारे में पहली झलक में हमें अपलक कर दिया। अपलक का मतलब पहली झलक जब हमने वहाँ पर देखी तो हम उनको देखते ही रह गए, बिना पलक झपकाए हम उसको देखते रहे। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहते हैं। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। नए आकाश बदला है, नए धरती, कितनी सभ्यता हैं, इतिहास हैं, कहानी बदल गई। आकाश धरती वही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारा इतिहास जो है वो बदल गया है। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इस हजारों साल पहले से लेकर आज तक की जो दिल की धड़कन है वो इसमें बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है कि भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा है, तस्वीरें या व्रत चित्र देखे हों, देखना अपनी आँख से देखना है। कि हमने किसी भी कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस है उसके बारे में आप किताबों में देखोगे, सुनोगे, कहानियाँ सुनोगे, लेकिन अगर उसी हिस्टोरिकल पैलेस के अवशेष और जो उसके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उनको अगर आप अपनी आँखों से देखोगे तो उसका अलग ही अनुभव होता है। बाकी सब आँख झपकना है। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। जब कोई यात्रा है उसको अपने खुद चलकर देखा, किसी की यात्रा वृत्तांत को आप सुनोगे तो वो एक कदम ताल समझोगे, लेकिन उस यात्रा वृत्तांत को आप खुद चलकर देखोगे तो वो यात्रा वृत्तांत मानी जाती है। मौसम जाड़े का था, दोपहर की धूप बड़ी कड़ी थी। मौसम जो था वो सर्दियों का था, बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश कर रही थी। मतलब जो सारा आलम जो था हम देखने गए थे उसको एक गहरे रंग में न लेकर फीके रंग में रंगने की कोशिश कर रही थी। कौन? सर्दियों की धूप। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। कौन सा? मोहनजोदड़ो का जो है वो राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर वहाँ वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल, ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी। लेकिन वहाँ पर रेत के टीले भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर खुला आकाश है राजस्थान की तरफ। लेकिन फिर भी वहाँ पर खेतों में हरापन है, वही खुला आकाश है, धूल बबूल, ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। यहाँ की जो धूप जो है उसका मिजाज, उसका जो मिजाज है वो जुदा है, मतलब सबसे अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंधी की धूप चौंधी आती है। राजस्थान की जो धूप होती है वो पारदर्शी है, मतलब एक पारदर्शी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह देख लेना। लेकिन यहाँ की जो धूप है वो चौंधी आती है, मतलब आँखों को चकचौंध करने वाली है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे के ज़रूरी पुर्जे ने घुमाए, ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए। तस्वीर को अगर आपने देखा तो आप कैमरे के जो पुर्जे हैं उनको घुमाएं, नहीं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे आपने जो देखा है उसके रंग ही उड़ गए। आपने जो देखा था उसके रंग उड़ गए। तो कैमरे के आप जो फ्लैश मारोगे तो फ्लैश में जब सामने देखोगे तो उस फ्लैश में पहले ही धूप पड़ रही है चकचकाती, अगर उसमें फ्लैश में आप देखोगे तो आपको उसका रंग उड़ा हुआ दिखाई। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। धूप से हमें कौन सा फ़ायदा हुआ? कोई भी दृश्य हो हमें उस पर दोबारा नज़र फिरानी पड़ती, क्योंकि धूप के उस चकाचौंध से हमें एक बार वो नज़रें जो थी वो समझ में नहीं आती थी। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़े। इस तरह हम उनको बार बार देखते तो उनके जो दृश्य थे, उनकी जो तस्वीर थी, उनके जो फ़ोटो थे, उनको देखकर हमें ऐसा लगता मन में कि इन तस्वीर को देखकर हमें बार बार कोई भी यादें अपनी जो हैं कि हम वहाँ गए थे, वहाँ पर हमने ऐसा दृश्य देखा था, उनकी यादों को ताज़ा नहीं करना पड़े। स्तूप वाला चबूतरा, कौन सा? बौद्ध स्तूप वाला।
मोहनजोदड़ो का सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित था। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते थे। गढ़ का मतलब होता है गढ़, किला। पुरातत्व जो विद्वान थे इस हिस्से को क्या कहते थे? गढ़। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे। अवस्थित का मतलब मौजूद होते थे, वहाँ पर रहते थे। चार दीवारी के अंदर ऐतिहासिक शहरों में अब जो राजा जो था उनके सत्ता केंद्र अवस्थित रहते थे, वहाँ पर बनाते थे, चाहे वो राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, चाहे वो राजा का राज हो या धर्म का राज। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे हुए थे, और कुछ जो शहर थे वो गढ़ जो होता था मेन जो सेंटर उससे दूर बसे हुए रहते थे। क्या यह रास्ता दुनिया का मोहनजोदड़ो ने ही दिखाया? देखो ये मोहनजोदड़ो का बौद्ध स्तूप जो है उसका ये एक आपको पेंटिंग्स जो है वो दिखाई गई है, जो चित्र है वो दिखाया गया है। देखो इस तरीके से बना हुआ था। सभी अहम और अब दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। उनके चबूतरे जो हैं उनके पश्चिम साइड में सभी जो शहर हैं, प्रसिद्ध इमारतें हैं, चबूतरे हैं, वो उनके वेस्ट में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें भी हैं। प्रशासनिक मतलब शासन चलाने वाले, जो राजकाज जो चलाने वाले जो लोग होते थे उनकी इमारतें भी उसमें उसके पश्चिम में बनी हुई। सभा भवन भी हैं, ज्ञानशाला भी हैं और कोठार भी हैं। कोठार का मतलब होता है अन्न भरने की जगह। अनाज जो होता है उसे कोठार कहते हैं। अनाज जो भरने की जगह होती है उसे क्या कहते हैं? कोठार कहते हैं। तो वहाँ पर पढ़ने की ज्ञानशाला भी हैं, वो सब लेकिन उनके पश्चिम में बसे हुए हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। अनुष्ठानिक महाकुंड जो यज्ञ हवन वगैरह जो करते थे, जो धार्मिक जो कार्य करते थे, वहाँ का महाकुंड सिंधु घाटीय सभ्यता का अद्वितीय वास्तु कौशल। वास्तु कौशल का मतलब होता है वास्तु कला जो होती है, स्थापत्य कला होती है, उसका अद्वितीय माना जाता है कि उसके सामने कोई भी नहीं है, वो भी वहाँ पर है। स्थापित करने के लिए अकेला काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप से बहुत नज़दीक बचा रहा। कौन सा? जो अनुष्ठानिक महाकुंड है वो अपने मूल स्वरूप से काफ़ी नज़दीक बचा रहा है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी जो इमारतें वो उजड़ी हुई हैं, टूटी फूटी हुई हैं, क्योंकि वहाँ की जो इमारतों के जो अवशेष मिले उनको कल्पना करके, सपोज करके, अनुमान लगाकर ही हमें उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसा यहाँ पर हुआ था। बाकी एक महाकुंड जो है वो अभी भी एज इट इज वहाँ पर है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। नगर नियोजन मतलब नगरों की वसावट जो है उसके लिए मोहनजोदड़ो जो है अनूठी मिसाल है, दूसरी उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इस कथन का मतलब आप चबूतरे के नीचे तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हो। इस कथन को देखने के लिए आपको देखो चबूतरों को नीचे देखने के लिए आप सहज ही भांप सकते हो। ये जो चबूतरा है उसके नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ बनने के लिए नगर के लिए अलग रास्ता है और चबूतरे के लिए चढ़ने के लिए अलग रास्ता है। पैदल लोगों के लिए अलग रास्ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने वालों के लिए अलग रास्ता है। तो इससे आप जब पहचान सकते हो कि यहाँ की नगर नियोजन जो थी वो बहुत ही अच्छी रही होगी। इमारत वाले खंडरों में बदल चुकी हैं। इमारत जो है वो भवनें जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं, खंडर बन चुके हैं, मगर शहर जो है, शहर की सड़कें गलियां जो हैं विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर काफ़ी हैं। शहर की जो गलियां हैं, सड़कें हैं, जो चौड़ी चौड़ी गलियां हैं, वो खंडरों का विस्तार करने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं। यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं वो सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के जो वास्तुकार हैं सीधी सड़कें और आड़ी सड़कों को कौन सा प्लान बताते हैं? ग्रिड प्लान। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनी में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। सेक्टर मार्का जो कॉलोनी होती हैं, जो कॉलोनियाँ जो बढ़ती हैं, जो कॉलोनी जो मतलब आज आप देखते हैं कि किसी भी शहर से जाकर अगर कोई कॉलोनी बसती है तो उसमें आड़ी और सीधी सड़कें ही मिलती हैं, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहर में नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ज़्यादा लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। ब्रासीलिया है, चंडीगढ़ है, इस्लामाबाद है, वो सिर्फ ग्रिड शैली के शहर ही बने हुए हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है।
मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ के ठीक सामने उच्च वर्ग बस्ती है। जो गढ़ जो है, जहाँ पर जो चबूतरा है, उसके गढ़ जो सेंटर है, उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। ऊंचे जो लोग होते हैं, ऊपर क्लास के जो लोग होते हैं, उनकी बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। उससे 5 किलोमीटर दूर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। पूरब की जो बस्ती है उससे दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, पूरा घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसके खंडर जो पड़े हुए आपको हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जम घटे हुए कामगारों की बस्ती है। दक्षिण में जो टूटे फूटे जो घर हैं वो जो दिखाई देता है वो कामगारों के, मतलब कारीगर जो होते हैं, श्रमिक वर्ग जो होते हैं, उनकी बस्ती उसे कहा जा सकता है। कहा जा सकता है इतर वर्ग की, मतलब निम्न वर्ग की। संपन्न समाज वर्ग भी होंगे, संपन्न समाज वर्ग भी वहाँ पर होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग भी यहाँ नहीं था? भाई संपन्न समाज वर्ग तो वहाँ था ही, सामने दिखा रखा कि उच्च वर्ग की बस्ती है, लेकिन क्या निम्न वर्ग भी यहाँ था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे जो 5000 साल टिक सकें। तो सोचा जा सकता है कि यहाँ पर निम्न वर्ग रहा होगा, लेकिन उच्च वर्ग और जो मध्यम वर्ग है उन्हीं के अवशेष हमें मिले। निम्न वर्ग के घर जो होंगे कच्ची मिट्टी के बने हुए होंगे, जो आज अगर हम देखें तो निम्न वर्ग के घरों के हमें साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिल सकते, क्योंकि आज से 5000 साल पहले की बात है। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी, उनकी जो बस्तियां हैं वो उच्च वर्ग मध्यम वर्ग से और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके में 1/3 हिस्से में खुदाई ही हो पाई है। 100 साल से आज तक लेकर इस जो इलाका है मोहनजोदड़ो का, सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें 1/3 हिस्से पर अभी खुदाई हो पाई है। अभी एक हिस्सा और बच रहा है, अगर हो सकता है उसमें निम्न वर्ग के अवशेष मिल पाए। अब वह भी बंद हो चुकी है, लेकिन वो खुदाई अभी भी वह बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड की बिहार की दिशा में उतरे। पहले स्तूप के टीले पे गए जहाँ पर बौद्ध का स्तूप था, वहाँ से महाकुंड की तरफ बढ़े हम। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती थी, अपने राइट एंड पर एक लंबी गली दिखती थी। इसके आगे महाकुंड है। महाकुंड जो हवन वगैरह जो करते थे, जिसको अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया था। पता नहीं सायासी संयोगी धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग, डिविनिट स्ट्रीट रखा है। और जो लोग थे उस गली का नाम रख रहे हैं। अब जो ऐतिहासिक जो पुरातत्ववेत्ता हैं उस गली का नाम उन्होंने कौन सा नाम रख दिया? देव मार्ग, देवताओं को जाने वाली रास्ता। क्योंकि वहाँ पर क्या था? महाकुंड था। महाकुंड में क्या होते थे? यज्ञ हवन अनुष्ठान वगैरह होते थे। माना जाता है उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। सामूहिक जो स्नान होता है, जैसे कुंभ के मेले में होता है, बहुत सारे स्नान होते हैं, वो अनुष्ठान का अंग ही माने जाते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम का एक हिस्सा माना जाता है। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा था। वो कुंड जो था नहाने का, वो 40 फुट लंबा 25 फुट चौड़ा था। गहराई 7 फुट, और जो गहराई थी वो 7 फुट थी। कुंड के उत्तर में दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती। कुंड में उत्तर और दक्षिण दोनों साइड से सीढ़ियाँ उतरती थी। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने थे। तीनों तरफ, तीनों दिशाओं में साधुओं के कक्ष बने थे। उत्तर में 2, 5 में 8 स्नानघर। उत्तर के में जो थे वो 8 स्नानागार बने होते, स्नान घर बने हुए थे कि उसमें 8 लोग नहा सकें। इनमें किसी द्वार के सामने नहीं खुलता था, इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने। 8 स्नान घर ऐसे बने हुए थे कि अपने अपने जो दरवाजे थे वो किसी दूसरे स्नान घर के सामने नहीं खुलते थे। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव था। इस कुंड में खास बात जो थी पक्की ईंटों का जमाव था। कुंड का पानी रिस नहीं सके, पक्की ईंटों से जमाव था कि कुंड का जो पानी था वो बाहर नहीं निकल सके। बाहर का अशुद्ध पानी कुंडों में नहीं, और बाहर का जो पानी है वो बेकार कोई पानी हो वो कुंड में नहीं आए और कुंड का पानी बाहर नहीं जाए। इसके लिए कुंड के तल में दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल होना। जो चूना था और जो चिरोड़ी थी उसके गारे का इस्तेमाल किया गया था, उसका लेप किया गया था उसमें कि कुंड का पानी बाहर नहीं जाए और बाहर का पानी कुंड में ना आए। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई थी। पीछे की दीवार थी, उनके साथ दूसरी दीवार भी खड़ी की गई थी, जिसे सफ़ेद डामर का प्रयोग हुआ था। कुंड का पानी बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं था। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक साइड में कुआं बना हुआ था। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं था। 2 घेरे होते हैं कुएं में, जो घेरे होते हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन इसमें 2 घेरे हुआ करते थे।
उसका ये अकेला कुआं था। इसे कुंड का पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना जाता है। इसे ही कुंड का पवित्र या अनुष्ठानिक, यज्ञों का धार्मिक, इसी कुएं के प्रमाण पर इसे कुंड को अनुष्ठानिक माना है। कुंड को पानी को बाहर निकालने के लिए नालियाँ हैं। इनकी खासियत यह है कि पक्की ईंटों से बनी है। कुंड का जो पानी होता था उसको बाहर निकालने के लिए क्या बनाई गई? नालियाँ हैं। और वो नालियाँ भी किससे बनी हुई? पक्की ईंटों से। और ढकी भी किससे गई है? उनकी पक्की ईंटों के द्वारा ही वो उससे ढकी गई हैं। देखिए, जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी सभ्यता है। ये देखो, इसके सामने कुंड होगा और ये जो जल जो है, पानी जो है, उसको निकासने के लिए देखो ईंटों की दीवार है, दोनों तरफ ईंटों की नाली बनाई गई है और उसको भी ईंटों से ढका गया है। ये एक अनूठी विशेषता जो है, ये आपको एक चित्र दिखाया गया है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो उस समय जल निकासने की भी अच्छी सभ्यता रही है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, अतीत जो है, उसमें बताया गया है कि उस समय इतना डेवलप्ड था कि वहाँ पर जो अभी जो डेवलप्ड जो शहर हैं, उन शहरों का आज से 5000 साल पहले इतना डेवलप्ड भारत में मोहनजोदड़ो में था।